बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली सीडीएस के भी एनालिसिस की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे लगता है ये केवल एनालिसिस नहीं है बल्कि ये प्रोजेक्शन है कि आखिर क्या आपको करना है आने वाले 4 सितंबर एग्जाम के लिए। ये एनालिसिस है इस बात को जानने का कि एग्जैक्टली आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। कट ऑफ को लेके तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह के डाउट और तरह तरह की बातें होती है। तो आज मेरी जिम्मेदारी यही होगी कि आपकी पूरी क्लैरिटी करूं। आज मैं आपको 1 to 1 दैट मीन पूरे इंग्लिश पेपर का कंप्लीट एनालिसिस दूंगा कि कैसे क्वेश्चन बने, कहां से बने और किस लेवल के बने, और आगे आपको किस तरह की बातों को ध्यान रखना है जिससे आप इंग्लिश के पेपर में अपने स्कोर को बेहतर कर पाए। ओवरऑल अगर सीडीएस के भी पेपर को देखें तो मॉडरेट लेवल पे ही पेपर रहा है। पहले भी हम जानने की कोशिश करेंगे पूरे जीएटी पार्ट को, आखिर किस तरह का रोल था, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स एंड करंट की हम बात करें या जनरल साइंस की बात करें। उस सेगमेंट को भी बहुत ही सीरियस नोट में हम देखेंगे और उन 120 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे। पहले हम जानेंगे मैथ का भी कंप्लीट एनालिसिस, आखिर मैथ के क्वेश्चन कहां से बने, किस तरह के क्वेश्चन बने और कैसे सर नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमें खुद को फोकस करना है और तैयार करना है। और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल एनालिसिस के आधार पे आखिर आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। ऑब्वियसली ये कट ऑफ कई प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितना जरूरी आपको आईएमए का कट ऑफ, एफए का कट ऑफ, आईएनए का कट ऑफ, ओटीए का कट ऑफ जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आखिर सर एसएसबी स्कोर क्या हमारे होते हैं और रिटन के स्कोर हमारे क्या होते हैं जिसके आधार पर हम फाइनल रिकमेंडेशन की ओर बढ़ते हैं। जहां एक तरफ 300 मार्क्स में टारगेट चल रहा है हमारा आईएमए, आईएनए और एफए को लेकर के, तो वहीं 300 की होने वाले एसएसबी के अंतर्गत भी आखिर क्या मार्किंग का पैरामीटर है, आखिर उसमें किस आधार पे आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको मार्क्स दिए जाते हैं। हर एनालिसिस को बड़ी ही गंभीरता के साथ मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो वीडियो हर सीडीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज पूरे वीडियो में बने रहें जिससे मैं आपको डिटेल तरीके से हर बात स्पष्ट तौर पे बता सकूं। और साथ ही साथ ऐड करूंगा कि आखिर एमकेसी का गाइडेंस, एमकेसी के लगातार जो हमारे ऑफलाइन मॉक टेस्ट हुए और एमकेसी की बुक्स ने किस तरह से मदद किया आपको इस एग्जाम में एक बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शंस देने के रूप में, जो आपको मदद किए आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर 4 सितंबर फिर से लक्ष्य बना है तो ये सही समय है उठ खड़ा होने का, जगने का, लगने का। और एमकेसी देश में इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो सीरियस स्पेशल बैचेस रन करता है केवल एक उद्देश्य से कि हम आपके ऊपर बेस्ट करके आपका बेस्ट आउटपुट लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में बेस्ट आप सोचते हैं तो 4 सितंबर में एमकेसी में आपका स्वागत है। आए हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम बेस्ट करेंगे और आपके रिजल्ट्स को अप टू द मार्क करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीरीज में कंडक्ट हुए पहले इंग्लिश के पेपर को। मैं डिटेल में पहले सब्जेक्ट एनालिसिस दूंगा आपको, फिर हम कट ऑफ को भी समझेंगे गत वर्षों से लेके आज तक का ओवरऑल। और मैं केवल रिटन के ही कट ऑफ को नहीं, मैं फाइनल स्कोर तक भी जाऊंगा और एसएसबी के भी आपको मार्क्स आइडेंटिफाई करूंगा कि आखिर वहां के कितने स्कोर आपको फाइनल मेरिट में हिस्सा बनने का वजह और कारण देते हैं। आइए तेजी के साथ बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सीरीज फर्स्ट इंग्लिश एग्जाम की तो ऑब्वियसली बड़ा खूबसूरत दौर रहता है। 9 to 11 का आपका पेपर, 120 मिनट का समय और 120 क्वेश्चन का लक्ष्य आपके सामने। खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। फिर से एक बार एरर के 10 क्वेश्चन रहे, दैट मीन कॉमन एरर्स के 10 क्वेश्चन रहे, जिनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 क्वेश्चन रहे, कंडीशनल 1 क्वेश्चन रहा, आर्टिकल 1 क्वेश्चन रहा, वर्ब के 3 क्वेश्चन रहे, प्रोनाउन के आपके जो है 1 क्वेश्चन रहा। 6 इजी थे, 2 मीडियम लेवल के थे और 2 हार्ड क्वेश्चन थे। ओवरऑल देखा जाए पेपर आपका मॉडरेट लेवल का देखा गया कॉमन एरर पार्ट्स को लेकर के। वही जब फिलिंग द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो आपका एडवर्ब भी रहा, कंडीशनल्स भी रहा, वर्ब भी रहा और डिटर्मिनर्स भी रहे। एडवर्ब से आपके 2 क्वेश्चंस हैं, कंडीशनल से 1 क्वेश्चन है, वर्ब का 4 क्वेश्चन और डिटर्मिनर्स के 2 क्वेश्चन। वैसे भी वर्ब का अपने आप में एक बड़ा रोल हो जाता है। तो यहाँ भी 6 क्वेश्चन ही थी, 4 आपके मीडियम, हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो ये भी एक सहूलियत भरा पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स को लेकर देखने को मिला। अब हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की जहां हम वोकैब को देखने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपको क्लियर है दिमाग में कि इडियम एंड फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन रहे हैं, एंटोनिम्स के भी 10 क्वेश्चन और सिनोनिम्स के भी आपके 10 क्वेश्चन बने। 30 क्वेश्चंस का एक बेहतर योगदान। वहीं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उनसे भी 10-10 क्वेश्चन बने। और अमूमन देखा गया कि जो क्वेश्चंस हम बात करें इडियम एंड फ्रेजेस के तो थोड़ा सा वो टफ रहे इस बार। लमसम 1 क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के और 7 क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के आए। बट वहीं अगर हम ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस इन सब की बात करते हैं तो इजी लेवल के क्वेश्चन ठीक ठाक रहे और मीडियम लेवल के रहे, मतलब बच्चों ने ओवरऑल अल्टीमेट परफॉर्मेंस किया है। वही सेम चीज देखने को एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में मिली। और डे बाय डे मैं बोलूं तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स का स्टैंडर्ड हम जितना टफ पहले सीरीज के दृष्टिकोण से देखते हैं कहीं न कहीं उनमें गिरावट देखने को मिली है और बच्चों ने वाकई में अच्छा किया होगा। क्लोज कंपोजिशन से भी 10 क्वेश्चन रहे,
कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस से भी 10 क्वेश्चन रहे, प्रीपोजिशन डिटरमिनेंट से भी 10 क्वेश्चन रहे, और सब इजी मीडियम हार्ड का बैलेंस रहा इनमें, और साथ ही कॉम्प्रहेंशन से 10 क्वेश्चन रहे एज यूजुअल आपने देखा, क्योंकि ये डिस्कस करना भी जरूरी है। दैट मीन 2 ही कॉम्प्रहेंशन रखे गए। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको वर्ड आइडेंटिफिकेशन का भी मौका मिला, जिसमें आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रखे, कंजंक्शन के 2 रखे गए, प्रोनाउन के 1 रखे गए, नाउन के 2 क्वेश्चन रखे गए, आर्टिकल के 1 क्वेश्चन और एडवर्ब के 1 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर हम पेपर देखें तो 120 क्वेश्चन का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर्ड वर्जन देखने को मिला है, और वाकई में बच्चे ने सीरियस लेवल पे पढ़ाई की है। और मैं गर्व से कहता हूं कि अगर एमकेसी की जो स्पेशल सीरीज की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है उससे अगर स्टडीज आपने की और हमारी लैक्सिकन बुक से आपने बेहतर काम किया हुआ है, तो मुझे लगता है वोकैब से रिलेटेड, कॉम्प्रहेंशन पार्ट से रिलेटेड और एरर से रिलेटेड हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस बुक के चारों ओर ही नाचते हुए दिखाई दिए हैं, और वही क्वेश्चन हैं। और जल्दी इसका प्रॉपर प्रूफ लेके मैं आपके सामने आऊंगा, जहां बुक आपके सामने होगी और आपका टेस्ट पेपर भी आपके समकक्ष होगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहा पेपर, इंटरेस्टिंग रहा, मतलब इसको हम ओवरऑल टफ नहीं कह सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन बड़ा आसान आया था 15 मार्च वाला, जो आप लोगों ने देखा होगा, एंड जिसमें मार्च 15 लिख उठा था, जो कि टेक्निकली सही नहीं, क्योंकि 15 मार्च हो सकता है, ठीक है ना, मार्च 15 हो सकता है, बट मार्च 15 नहीं हो सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, भ्रामक था, कंफ्यूजन था, बहुत सारे बच्चे नहीं जज कर पाए। प्रत्येक वर्ष वर्ड पावर के प्रश्न सरल हो रहे हैं, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया। इस बार भी आसान थे। सीरियस में रीअरेंजमेंट के प्रश्न वास्तव में मेरिट बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये 20 मार्क्स हैं ये बहुत ही मायने रखते हैं, और इस बार वो भी काफी ईजी पैटर्न पे देखने को मिले, उनमें भी बहुत ज्यादा टफनेस देखने को हमें नहीं मिली है। तो इंग्लिश का मैं मान के चल सकता हूं कि अगर 120 क्वेश्चन है तो बच्चे ने आराम से 70 के आसपास क्वेश्चन हंसते हंसते परफॉर्म किया होगा। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने वाकई इंग्लिश में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, और अब तक अगर आपने आंसर की नहीं देखा है तो मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट पे जाइए www.majorkalsiclasses.com, वहां जाके आप आंसर के लीजिए सबसे एक्यूरेट और सबसे परफेक्ट। और साथ ही साथ अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट या संशय आ रहा है तो प्लीज आप एमकेसी के यूट्यूब चैनल पे आकर के सीरीज का कंप्लीट जो वीडियो सोल्यूशन है वहां जाकर के उन क्वेश्चन को पूरी तरह से क्लैरिफाई करें, जिससे किसी भी तरह का संशय न रहे बेटा, और अपने स्कोर को आप बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर पाए, जिससे आपको मदद मिले वाकई में समझ पाने के इस बार आप कमाल करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं जीएटी पार्ट। जीएटी पार्ट की जब बात करते हैं तो काफी ब्रॉडर डिस्कशन है, हिस्ट्री से ही शुरुआत कर लेते हैं। हिस्ट्री का रोल इस बार कमाल का रहा है, जिसमें फिर से एक बार एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री ने फिर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने इंक्रीज कर दिए हैं, एंड 11 क्वेश्चन रहे, 4 क्वेश्चन एंशिएंट से रहे और 3 क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री के रहे। और क्वेश्चन जो ज्यादातर देखने को मिले हैं मीडियम लेवल के इस बार ठीक ठाक क्वेश्चन रहे हैं, और हार्ड भी क्वेश्चन रहे हैं। हिस्ट्री हमेशा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, एंड बट ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं लास्ट ईयर का एनालिसिस देखूं हिस्ट्री का, तो उससे कंपैरेटिव तरीके से मुझे ये कहीं ना कहीं आसान देखने को मिला है। आधुनिक इतिहास से सर्वाधिक महत्व रखता है, इस बात भी उसमें 11 प्रश्न आए, और 3 प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा भी इसमें देखने को मिला है जो मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। जब आप वीडियो सोल्यूशन में जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली थोड़े से कठिन तो थे ये। आधुनिक के बाद प्राचीन इतिहास का भी वर्चस्व रहा, यहाँ से भी प्रश्न प्रॉपर ढंग से बने हैं। तो 18 क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत तरीके से हिस्ट्री में आया है। अगर बच्चे ने वाकई में कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज की हैं और बेहतर स्टडीज की हैं तो अच्छा आपने किया होगा। 18 में से 10 से 12 क्वेश्चन कर पाना जो है काफी ईजी था, और आप उसको कर भी सकते थे, क्योंकि मोटा मोटा अगर मैं ईजी सेगमेंट में जाऊं तो मीडियम और ईजी मिलाकर के अराउंड मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लें तो 7 क्वेश्चन मीडियम लेवल के रहे। तो अगर आपका एक बेहतर अप्रोच रहा होगा तो 10 से 12 क्वेश्चन आप अप्रोच किए होंगे हिस्ट्री पार्ट में। और ऑब्वियसली जो हमारे एमकेसी की बुक है, इस बात को भी ऐड करता हूं, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स स्पेशल, उनके भी कंटेंट बहुत फायदेमंद रहे हैं जिन बच्चों ने उन पर स्टडीज की है। आइए आप बात करते हैं हिस्ट्री के बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है डिटेल तरीके से पॉलिटी के विषय में। पॉलिटी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ वो 19 रहे, दैट मीन हिस्ट्री से ज्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन आए। आइए डिटेल में समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन बने कहां से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पे जो है एक्ट पासेस बाय द क्राउन एक क्वेश्चन रहा जो कि इजी था। प्रियम्बल से भी क्वेश्चन बने, प्रियम्बल भी रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी भी रही, 2 क्वेश्चन इससे बनाए गए, एंड इजी टू मॉडरेट रहे क्वेश्चंस। वही यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से जो है यूनियन फेडरेशन से एक क्वेश्चन रहा जो कि इजी ही था। फंडामेंटल राइट से फिर से एक बार जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें राइट टू फ्रीडम, इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू एफआर और राइट्स के विषय में जो है बातें की गई। एक क्वेश्चन इजी रहा, एक हार्ड रहा, एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन इजी रहे, एक हार्ड रहा आपका। वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज से भी एक क्वेश्चन रहा, मॉडरेट लेवल का रहा। अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव पूरा का पूरा, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपके 2 1 3 और कह सकते हैं कि 1 4 अराउंड 4 क्वेश्चंस आपके बने, मॉडरेट टू इजी और इजी भी रहे यहाँ पे। वहीं यूनियन लेजिस्लेटर की बात करें तो उसके विषय में हमने पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड फोरम एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से आपके 2 4 क्वेश्चंस बने। मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे क्वेश्चन गए हैं, थोड़े से टफ स्टैंडर्ड के थे। इमरजेंसी प्रोविजन जो है एक क्वेश्चन रहा, इजी रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से इलेक्शन कमीशन से भी एक क्वेश्चन बना, और मिसलेनियस के एक क्वेश्चन था जो कि हार्ड लेवल का रहा। तो ओवरऑल 19 क्वेश्चन का बड़ा ही खूबसूरत वर्जन देखने को मिला है, बट ओवरऑल पेपर देख के मैं यही कहूंगा इजी टू मॉडरेट लेवल का देखने को मिला। इन टॉपिक्स को बेले
इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप समझें नेक्स्ट एग्जाम भी इसी चीज का है जो 4 सितंबर को आप देने वाले हैं। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पेपर में क्वेश्चन बन कहां से रहे हैं और किस स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। केंद्र सरकार पर आधारित प्रश्न जो है ज्यादा पूछे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार ज्यादा रहे हैं। सीडीएस में ऑब्वियसली इस तरह के विषय हमेशा महत्वपूर्ण भी होते हैं, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये हमेशा जो है महत्वपूर्ण होते हैं। एंड पॉलिटी वाला भाग जो मैं कहूंगा कि हिस्ट्री से काफी आसान था, मतलब अगर पॉलिटी में आपने बेटर स्कोर किया होगा तो एक अच्छी मेरिट ला पाने के पूरे चांसेस बनते रहे। ये तो रही आपकी हिस्ट्री एंड पॉलिटी की कहानी। आइए थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूं तो ऑब्वियसली 27 क्वेश्चन, एक बड़ा रोल देखने को मिला है और मैपिंग का मैं तो हमेशा कहता हूं बहुत महत्व है, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता है। लिथोस्फीयर हमेशा जो है बड़ा रोल अदा करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, जिसमें हम वायुमंडल, स्थल मंडल, भारतीय जलवायु की जब बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन वायुमंडल से, 3 स्थल मंडल से, 1 भारतीय जलवायु से, 2 जलमंडल से, 2 भारतीय वनस्पति से, 3 भारत की जनसंख्या से, 2 क्वेश्चन ऊर्जा संसाधन, 1 क्वेश्चन भारत में कृषि, 1 क्वेश्चन भारत में मिट्टी, 1 विविध विश्व में, और साथ ही 1 परिवहन से, 1 भारत की स्थिति से, 1 भारत की झीलों से, 1 उच्च आवास एवं भू आकृति प्रदेश से और 1 भारत में वन्य जीव से। मतलब 27 क्वेश्चन का एक खूबसूरत वर्जन देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि अगर मैप बेस्ड आपने रीडिंग की है और एक सही कॉन्सेप्ट पे काम किया है तो इन 27 क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत ही बेहतर रहा होगा और आपने वाकई में कमाल किया होगा। बट मैं बार बार यही कहूंगा बेटा कि जब हम पूरे जीएस पार्ट को देखते हैं, स्पेशली सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो स्टैंडर्ड यूपीएससी का है तो लाजमी सी बात है कि आपके कॉन्सेप्ट पे आपको तो काम करना पड़ेगा, इसका जुगाड़ नहीं। मैप आप क्वेश्चन रट के काम नहीं चला सकते, आपको मैप पे स्टडी करना ही होगा और वो स्टडी, वो फोकस, वो ब्रेन मैप आपको लाना होगा, तभी आसान होगा प्रश्नों को बेहतर ढंग से कर पाना और एक बेहतर जवाब को वहां पर अंकित कर पाना। वहीं जब हम बात करते हैं करंट अफेयर के पूरे एनालिसिस को लेकर के तो टोटल 17 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और इंटरेस्टिंग रहा। कोविड से भी एक क्वेश्चन आया जो कि ईजी था, मिडिल ईस्ट से एक क्वेश्चन बना वो भी ईजी था, मिसाइल से एक क्वेश्चन बना ईजी था, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन पर एक क्वेश्चन बना जो कि हार्ड लेवल का कहा जाएगा, AK-203 राइफल्स के विषय में पूछा गया जो कि हार्ड क्वेश्चन रहा, जर्मनी के जो है चांसलर को लेके पूछा गया है, ये भी हार्ड ही क्वेश्चन मैं कहूंगा। फिर जो है ज्ञानपीठ अवार्ड के विषय में पूछा गया, हार्ड ही रहा। नेशनल पार्क के विषय में पूछा गया 2 क्वेश्चन जो कि मीडियम लेवल का था। स्पेस साइंस को भी 2 क्वेश्चन पूछे गए जो कि मीडियम, मिसलेनियस से 6 क्वेश्चन पूछे गए जो कि काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। तो 17 क्वेश्चन का जो एक बेहतर समन्वय करंट में भी देखने को मिला है, काफी वर्सटाइल रूप किया गया है। तो वाकई में अगर आपने मैं ऑनेस्टली बोलूं तो दिसंबर से लेकर अब तक के करंट पे अगर बारीक नजर आपने बनाई रखी होगी तो मुझे लगता है कि करंट के पार्ट में भी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए होंगे। वहीं जब जनरल साइंस के रोल की बात करते हैं तो काफी ब्रॉडर रहा इस बार, 30 क्वेश्चन, बड़ा रोल, बड़ा मायने रखता है। फिजिक्स की बात कर लें तो ऑप्टिक्स लाइट से 3 क्वेश्चन बने, 2 इजी रहे, 1 मीडियम रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 3 क्वेश्चन बने, 1 इजी, 2 मीडियम लेवल के। मोशन स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन रहा और ग्रेविटेशनल से आपके 2 क्वेश्चन बने। तो ओवरऑल देखा जाए तो 9 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके फिजिक्स से है। वहीं केमिस्ट्री की बात कर लें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से 2 क्वेश्चन रहे, इजी थे। एसिड बेस सॉल्ट जो है 2 क्वेश्चन है, इजी थे। मोल कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चन था। केमिकल बॉन्डिंग ऑब्वियसली मीडियम लेवल का क्वेश्चन कहा जाएगा, 2 क्वेश्चन बने। मेटल एंड नॉन मेटल से 1 रहा। फ्यूल से भी 1 क्वेश्चन बने। टोटल 9 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री पार्ट के रहे। बायोलॉजी ने अपने रोल को थोड़ा बढ़ा दिया, 12 प्रश्न बने, जिनमें फिर से एक बार मैं देखूं तो जेनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आ गए, एनिमल टिश्यूज पे 1 क्वेश्चन था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल तो इसको भी लेकर के 3 क्वेश्चन। और सेल हमेशा से बड़ा रोल अदा करता रहा है एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको भी ध्यान से समझें और सेल को अच्छे से स्टडी करें। बैलेंस डाइट पे 1 है, ब्लड वैक्यूलर सिस्टम पे 1 है, मिसलेनियस पे 1 है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे 1 है एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्लड पे जो है आपके 2 क्वेश्चन है जो कि मीडियम लेवल करें। तो अमूमन क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ी ही मिली जुली प्रतिक्रिया पूरे जीएटी में देखने को मिली है और वाकई में अगर आपने स्टडी अच्छे से किया है तो आप बेहतर कर पाए होंगे। और मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट को आपको इग्नोर करने का राइट नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, अपनी महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है और उसको देख करके ही आप बेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरल साइंस को अक्सर हम एक इग्नोरेंस पर रखते हैं जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। मुझे लगता है इसको भी उतनी ही प्रायोरिटी के साथ लेके चलना और आपने देख लिया मोटा मोटा कि 30 क्वेश्चन। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर पूरा पेपर देखे तो इस बार भौतिकी में प्रकाश और विद्युत दोनों के 3-3 प्रश्न आए। सुखद संयोग है, बिल्कुल जीव विज्ञान में कोशिका हमेशा से महत्वपूर्ण रहा, इस बार भी उसके सिर से 3 प्रश्न बने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब बार बार आप पेपर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है किन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू और आपको कैसे ध्यान देना है। तो ओवरऑल ये रहा आपका जीएटी पेपर, अच्छा किया होगा आपने ओवरऑल और आशा करता हूं कि यहाँ भी 120 जो है क्वेश्चंस में आपका जो अप्रोच रहा होगा वो 60 to 70 के बीच आया होगा और ये स्कोर आप मेंटेन कर रहे हैं, फिर कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है आपसे और शॉर्ट लिस्ट में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक रोल हो जाता है। जैसे अभी यहाँ ओटी वाले बच्चों के लिए प्रश्न बन ही जाता है, अब उनका भी स्ट्रांगली ऐड ऑन होगा, सर हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है। बेटा एक बात मान के चलो आप हमेशा कि 50% का आंकड़ा यार दिमाग में आप अच्छे ढंग से रखो, बट अगर इस बार के स्पेसिफिक कट ऑफ की आप हमसे बात करने की कोशिश करेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समय इस बार थोड़ा सा कम मिला क्योंकि 14 नवंबर में ये भी एग्जाम हुआ तो बच्चों को थोड़ा
ऑब्जर्वेशन कम मिली है, तो आप मान के चलिए अगर आपका स्कोर 90 से एबव जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है आप प्रीटी सिक्योर कैटेगरी में रख सकते हैं, जितने भी ओटीए ओरिएंटेड हमारे बच्चे हैं। अब मुख्यतः बात होगी आईएमए, आईएनए और एएफए को लेकर के, और उसमें मैथ एक अहम रोल अदा करता है। आइए मैथ की भी डिटेलिंग को समझते हैं हम लोग। मैथ की बात करें तो मेंसुरेशन इस बार छाया रहा 17 क्वेश्चन, ज्योमेट्री भी छाया रहा 17 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4, 3 अलजेब्रा से रहे, 8 नंबर सिस्टम से रहे, 16 हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री ने अपना रोल मेंटेन रखा हुआ है। स्टैटिक्स एंड डीआई से 11 क्वेश्चन, एक बार फिर से बेहतर रोल। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 3 है, एसआई एनसीआई से आपका 1 क्वेश्चन है, एवरेज से 1 है, परसेंटेज नहीं रहा इस बार, लॉग नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन रहे, मिक्सचर एलिगेशंस नहीं रहे इस बार आपके, एलसीएम एससीएम आपका जो रहा 1 क्वेश्चन बना, डाटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चन है, 10 आपके सर्ट्स हैं, इंडाइसेस और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ का पेपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। हम बात करें इसकी तो हमेशा की तरह जो मेंसुरेशन अधिक क्वेश्चन पूछे गए, मीडियम लेवल के थे, और ऐसा हम नहीं कह सकते बहुत हार्ड क्वेश्चन इस बार रखे गए हैं, जबकि ज्योमेट्री में अब की बार हमेशा से अधिक क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं तो 16 प्रश्न आए। ओवरऑल सभी क्वेश्चन की बात की जाए तो पेपर मॉडरेट था, और कट ऑफ जो है विगत वर्षों की तुलना में जैसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, बहुत कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं। आइए थोड़े से कट ऑफ एनालिसिस की ओर भी हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रही है। चलिए बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं स्टार्ट करता हूं मैं, 2019 से स्टार्ट करता हूं आपको एग्जैक्ट से एनालिसिस तो मेरे पास बहुत पहले से, बट 2019 से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट और सेकंड। 2019 जब फर्स्ट की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय कट ऑफ जो फर्स्ट का था वो 116 आईएमए का था, और आईएनए का 105 था, एएफए 129 था, ओटीए मेल एंड फीमेल 78 था। फाइनल भी बता देता हूं, जो फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट जो मार्क्स लास्ट कैंडिडेट का रिकमेंडेशन करा 242, 233, 264, 160, 162। थोड़ा ये भी आप लोग समझ लीजिए कि कैसे ये बन रहा है सब, तो इसको भी बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको कि 120 का मोटा मोटा आंकड़ा हम लोग मानते हैं, जो कि आईएमए, एएफए और आईएनए कैंडिडेट्स के लिए कंसीडर किया जाता है बोर्ड के अंदर। 300 मार्क्स टोटल होते हैं, जिसमें 75 मार्क्स जो होते हैं वो रिजर्व कर लिए जाते हैं बोर्ड मेंबर्स के द्वारा अपने अपने, और जो 225 होता है उसका हम 50% निकाल लेते हैं, तो अराउंड आपका 115 के आसपास आता है। बट इस स्कोर को थोड़ा 50 से एबव रखना है तो हमें 120 के एबव का स्कोर मिल जाता है, और 75 जो हमारे रिजर्व मार्क्स होते हैं उसमें भी हमें मिल ही जाता है अमूमन 30, 40, 50 मार्क्स के आसपास, जो कि टर्नेबिलिटी के आधार पे आपको दिया जाता है। हाँ कैंडिडेट है, इसमें पोटेंशियल है, टर्नेबिलिटी है, तो वही आपका 116 हो जाता था, और जो इधर आके जुड़ गए मार्क्स आपके, अगर 116 में 120 जोड़ते हैं तो केवल ये बनता कितना है, एक तरीके से 136 बनता, तो 6 मार्क्स हो गए, 126 आ गया, तो टर्नेबिलिटी के नाम पे उसको इतने ही मार्क्स दिए गए, या कह लीजिए कि उसके स्कोर और कम रहे होंगे और टर्नेबिलिटी के आधार पे जोड़ के इतना बन गया। तो ओवरऑल स्कोर जो हम लोग मोटा मोटा मान के चलते हैं वो इसी के आसपास है कि 120 के ऊपर का ही आंकड़ा एसएसबी स्कोर का आपको हमेशा मिलता है, जो भी आईएमए, आईएनए और कहीं ना कहीं हमारे एफए के कैंडिडेट होते हैं। और ओटीए की जब बात करते हैं तो ये आंकड़ा जो आ जाता है वो कहीं ना कहीं 90 के आसपास आ जाता है, 80 to 90 के बीच जो है, जो हमारे ओटीए के कैंडिडेट हैं वो एसएसबी स्कोर अपना मेंटेन रखते हैं। तो वही हुआ 78 अगर हमारा यहाँ पर आया हुआ है, अगर इसमें हम 90 जोड़ देते हैं तो 168 हो जाता है, बट 80 के पास जोड़ लेते हैं तो 80 से कुछ ज्यादा कर लेते हैं, 82 कर लेते हैं तो 160 हो जाता है, 84 कर लेते हैं तो ये 162 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 80 to 90 के बीच का स्कोर आपको ओटीए के आधार पे है, और 120 या उससे अबव स्कोर जो आपके रहते हैं आईएमए, एफए और ये एसएसबी स्कोर ऐड कर रहा हूं, तो रिटन स्कोर भी मायने रखता है। तो रिटन का जो क्राइटेरिया पहले था वो कहीं ना कहीं ग्राफ काफी नीचे था, बट वही 2019 का हम एनालिसिस दें बच्चा, तो आईएमए एकाएक 116 से 134 पहुंचा, आईएनए 122 पहुंचा, एफए 148 पहुंच गया सीधा, और ओटीए भी जो है वो जंप करके 95 के आसपास आ गया। एसएसबी के स्कोर में कोई बहुत चेंजेस नहीं है, वो हमेशा 120 से कुछ ऊपर रहते हैं आईएनए और बच्चा एफए के लिए, और ओटीए के लिए जो रहता है 80 to 90 के बीच का क्राइटेरिया रहा है। फिर हम बढ़ते हैं 2020 के एनालिसिस की ओर। तो अब जैसे कि एक ग्राफ तो सेकंड में बढ़ ही गया था, तो यहाँ एक तरीके से अमूमन देखने को भी मिल रहा है कि जो फर्स्ट का स्कोर है वो हमेशा से कम रहा है, जब हम सीरीज एग्जाम की बात करें, और सेकंड का स्कोर हमेशा से ज्यादा रहा है। फर्स्ट की बात करते हैं आईएमए की तो 130 रहा, आईएनए 118 रहा, एफए आपका 143 और ओटीए जो रहा आपका मेल फीमेल दोनों 93 रहा, और उसी के बाद सरप्लस हो गए होंगे जो एसएसबी के मार्क्स आपके हैं, उसके आधार पर 250, 240, 274, 173, 177 देखने को मिला। वहीं जब हम सेकंड की बात करें गए तो 139 सीधा आपका स्कोर हो गया, दैट मीन जो सेकंड का स्कोर है फिर से बड़ा 134 आईएनए का भी हो गया, 152 एफए पहुंच गया, और 97 आपका पहुंच गया बच्चा ओटीए। 2020 सेकंड की बात कर रहा हूं, तो उस बार एक बड़ा तेजी के साथ उछाल देखने को मिला था। फिर 2000 हम लोग फाइनली 20 के बाद हमारा टारगेट बढ़ा 2021 की ओर। हम लोग जानना चाहेंगे भाई 2021 की ओवरऑल स्थिति और एनालिसिस क्या रहा। 2021 को जब मैं डिटेल देखने गया तो 2021 तो मतलब अलग ही लेवल पे था। फर्स्ट की बात कर लें तो वो स्कोर पहुंच गया था हमारे सामने 145 का, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो हम देख पाए हैं। 136 आईएनए गया, 158 एफए गया,
और OTA भी कमाल का, मतलब जो कभी 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया था 107 का स्कोर पहुंच गया। अब इसी आधार पे अभी जैसे आपको पता भी है कि सेकंड का जो है अभी तक क्लैरिटी हमारे पास स्कोर का नहीं आया है, जल्दी वो भी आ जाएगा, बट अमूमन उसकी भी जो एक्सपेक्टेशन सेकंड की थी हम लोगों की कि ये भी स्कोर जो रहेगा वो 140 से 150 के बीच ही रहना है, जो कि सीडीएस सेकंड वाला स्कोर था। अब इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए बैठ करके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीडीएस 2022 जो अभी आप दे के आए हैं, तो इसको लेके सबसे पहले क्लैरिटी मैं आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि नवंबर से लेके बेटा अप्रैल के बीच में टाइम कम मिला, उधर काफी टाइम मिल गया था, क्योंकि अप्रैल से बच्चे एग्जाम देने के बाद सीधा नवंबर में एग्जाम आके देते हैं, तो उनको काफी ज्यादा टाइम इस चीज के लिए मिला। इस बार वो टाइम नहीं मिला है, तो स्कोर जो जा रहा है और पेपर भी ठीक ठाक था, इतना इजी पेपर नहीं रहा है। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में पेपर को हम बहुत हल्का नहीं आंक सकते। तो पॉइंट इज दैट कि जो स्कोर हमारी एक्सपेक्टेशन चल रही है आईएमए के लिए, वो हम लोग मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि 130 से लेकर के ये 140 के बीच जाएगा। फिर इसी क्रम में जो है आईएनए का स्कोर हो जाएगा जो 110 से लेकर 120 के बीच में जा सकता है। वहीं एफए की बात कर लें तो वो ऑब्वियसली जो स्कोर हम लोगों का मानना है कि 140 से 150 के बीच रहेगा। ओटीए का भी जो आंकड़ा हम लोग दिमाग में लगा के चल रहे हैं इस बार कि बहुत चिंता ना करें, जो बच्चे अप टू 90 तक स्कोर कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को श्योर शॉट मान के चले, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, बट अल्टीमेट यही कहना चाहता हूं बेटा, ये कट ऑफ तो हर कोई बताता है, हर तरह से एनालिसिस है, रिजल्ट भी जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, बट अहम यही है ना कि आपको बॉर्डर लाइन परफॉर्मर नहीं बनना है यार। आपका लक्ष्य 50% होना चाहिए। अगर वहां 300 मार्क्स थे, 150 आपका स्कोर होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं सर। और ओटीए जैसे पेपर में अगर 200 मार्क्स हैं तो आपका 100 स्कोर होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और जब ऐसा स्कोर आप देते हैं ना तो आप श्योर शॉट होते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है आपके एसएसबी का स्कोर, जिसको आपको बेहतर करना है, और वो बेहतर कर लेते हैं तो फाइनली आप रिकमेंड हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि एक बेहतर स्कोर से ही आप फाइनली मेरिट इन होते हैं, अदरवाइज मेरिट आउट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और एसएसबी के स्कोर से तो मैंने आपको रूबरू करा ही दिया है, स्टार्टिंग में बताया, अभी फिर से ऐड कर देता हूं कि आईएमए एफए आईएनए के जो बच्चे 120 के एबव स्कोर उनका रहेगा, और जो हमारे ऑब्वियसली ओटीए के बच्चे हैं उनका जो स्कोर देखने को मिलेगा वो हमेशा 82 जो है 90 के बीच का स्कोर उनका रहता है। इसी के बीच एसएसबी मार्क्स उनको मिलते हैं टर्नेबल क्वालिटी और फाइनल मार्क्स के आधार पे, और यही उनके रिकमेंडेशन का कारण भी बन जाता है। मैं देश के हर बच्चे से कहना चाहता हूं कि दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टाइम बच्चा फॉर यू, बिकॉज 4 सितंबर आगे लगा हुआ है एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस बिल्कुल हम जबरदस्त आपका स्वागत करते हैं। आइए नए जोश, ऊर्जा और डेडिकेशन के साथ बच्चा बिल्कुल जबरदस्त रिटन के प्रिपरेशन देंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 6 घंटे की लगातार क्लास है। एग्जाम नजदीक होता है तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 10 घंटा लगातार क्लास। केवल एक उद्देश्य कि इतना प्रैक्टिस, इतना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम आपको दे दें कि आपके एग्जाम आपके लिए बिल्कुल आसान और बेहतर हो जाए। और उसी जज्बे के साथ हम मेहनत करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वैसे ही मेहनत करते हैं, ऑफलाइन पे भी करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल है बिल्कुल जुड़ें। जहां रिटन अगर आप सिक्योर खुद को फील कर पा रहे हैं तो कम टू अस फॉर द एसएसबी आल्सो, बिकॉज एसएसबी की भी बैचेस हमने लॉन्च की हर मंडे। तो बिल्कुल स्पेशल जितना आप टाइम हमें देंगे, जितना हमें काम करने का मौका देंगे, हम फाइनली आपको उतना ही बेहतर बना पाएंगे। तो ये समय है अपना बेस्ट देने का। आइए, एमकेसी बेस्ट है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, रिटन के लिए भी और एसएसबी के लिए। और मैंने कहा स्पेशल बैचेस हमारे यहाँ सीडीएस की और स्पेशल केयर, और कहीं ना कहीं अंदर से जज्बा भी है कि एक ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी कुछ कमाल का, कुछ हट के, कुछ बेहतर हम करके दिखाएं। और उसी उद्देश्य विशेष से हमने ये बात आपसे कही है। तो बिल्कुल आप सब बिल्कुल कंसीडर कर देश में किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली सीडीएस प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं तो एमकेसी इज द वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू, जिससे एसोसिएट होकर आप रिटन और एसएसबी दोनों ही दृष्टिकोण से बेहतर कर सकते हैं खुद को। वन ऑफ द बेस्ट टीम है रिटन एग्जामिनेशन की, वन ऑफ द बेस्ट टीम है एसएसबी के लिए, जहां हमारे साथ जुड़े हैं विंग कमांडर केपी ठाकुर सर, कर्नल जुनेजा सर, कैप्टन एसके सर, ग्रुप कैप्टन पांडे सर। पूरी ऑफिसर्स की टीम है जो प्रॉपर स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, हर प्रोस्पेक्ट पे इंडिविजुअल फोकस करके आपको ट्रेन करेंगे और अप टू द मार्क बना देंगे आपके आने वाले एसएसबी के लिए भी। और रिटन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम, बेहतरीन रिटन क्लासेस, केवल 60 स्ट्रेंथ बैच की, प्रॉपर डाउट काउंटर फैसिलिटी, बेहतरीन मटेरियल्स, इंडिविजुअल फोकस। और मुझे लगता है कि जब इतने फोकस्ड अप्रोच में स्पेशली सीरीज के लिए हम पढ़ाएंगे ना तो रिजल्ट तो अल्लाह के ही मानेंगे। तो वाकई में ये एक ब्रॉडर एनालिसिस था, ये हर एस्पिरेंट के लिए जरूरी था जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो एग्जाम देने वाले हैं, दोनों इसको देखें। ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरह का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके तक जाना जरूरी है एग्जाम देने के बाद। और साथ ही साथ एमकेसी के साथ जुड़ना है सीरीज जैसे एग्जाम में निश्चित सफलता लेने के लिए। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।